ठीक है, यहां पे देखेंगे मेथड ऑफ फेज स्प्लिट। ठीक है, मेथड ऑफ फेज स्प्लिट। मेथड ऑफ फेज स्प्लिट का मतलब क्या है कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाए थे, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसको क्या किए थे, टेम्परली टू फेज मोटर में कन्वर्ट किए थे। तो जब उसको टेम्परली टू फेज मोटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग एंड रनिंग बोथ वाइंडिंग्स की करंट में क्या चाहिए, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस्ड करने के लिए जिस मेथड का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ फेज स्प्लिट बोलेंगे। फेज स्प्लिट का मतलब फेज को टू पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो फेज को कैसे टू पार्ट में डिवाइड करना है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट, स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट और मेन वाइंडिंग की करंट में, ये मेन वाइंडिंग की करंट है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट है। दोनों वाइंडिंग की करंट में क्या कर रहे हैं, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उनके फेज को स्प्लिट कर रहे हैं, उनके फेज को टू पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, है ना, उन करंट्स के बीच में फेज डिफरेंस उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसे वो क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ फेज स्प्लिट। और इसी के बेसिस पर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, यदि रेजिस्टेंस का यूज करेंगे स्टार्टिंग एंड मेन वाइंडिंग की करंट में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए, यदि रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फेज स्प्लिट मोटर बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूज कर सकते हैं कैपेसिटर का। ठीक है, तो कैपेसिटर मोटर कहेंगे, और यदि यूज करते हैं शेडेड पोल का तो उसे शेडेड पोल मोटर कहेंगे। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग एंड मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग एंड मेन वाइंडिंग की करंट में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस्ड करना ही, फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करना ही फेज स्प्लिट कहलाता है। फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करना ही फेज स्प्लिट कहलाता है। मोटर में फेज स्प्लिट के लिए मोटर में फेज स्प्लिट के लिए यूज किए जाने वाले मेथड के बेसिस पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को निम्न प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। तो एक होती है रेजिस्टेंस स्टार्ट, और सिंपल फेज स्प्लिट मोटर। ठीक है, तो यदि बोलेगा रेजिस्टेंस स्टार्ट या सिंपल फेज स्प्लिट मोटर तो दोनों क्या होती हैं, सेम है। दूसरी यहां पे होती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, या सिर्फ बोल सकते हो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्या बोल सकते हैं इसको, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, इसके अलावा एक होती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, जिसको बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर या सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। परमानेंट कैपेसिटर और सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर।
ओके। इसके बाद में एक होती है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, या बोलेंगे टू वैल्यू। कैपेसिटर मोटर, ठीक है। तो ये 4 मोटर हैं और इसके अलावा एक बची हुई है, कौन सी, शेडेड पोल नहीं आई ना, शेडेड पोल मोटर एक होती है, शेडेड पोल मोटर। तो ये सभी किस में आती हैं, यहाँ पे इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो ये सब मेथड होते हैं फेज स्प्लिट प्रोड्यूस करने के। तो ये सभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अभी अपन यहाँ पे देखेंगे। ओके, रेजिस्टेंस स्टार्ट या सिंपल फेज स्प्लिट मोटर का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब ये जो मोटर होती है, इस मोटर में क्या करेंगे, 2 वाइंडिंग करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं पहले। एक होगी मेन वाइंडिंग, क्योंकि हमने इसको क्या बना चुका है, सेल्फ स्टार्ट बना चुके हैं, ठीक है। तो इसमें एक वाइंडिंग क्या होगी, मेन वाइंडिंग, या इसी को कहेंगे रनिंग वाइंडिंग। और इसी स्टेटर में अनदर वाइंडिंग, एक दूसरी वाइंडिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। और इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे, तो इसको स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में क्या होता है, रोटर। तो ये अपन यहाँ पे पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक स्विच कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो स्विच होता है इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। आई बात समझ में। तो इस मोटर में क्या करेंगे कि जो अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में एक स्विच कनेक्ट करेंगे और उस स्विच को क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या देते हैं, सिंगल फेज वोल्टेज देते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको। तो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये एनसी होता है, एनसी यानी नॉर्मली क्लोज होता है। तो क्या बोलेंगे, नॉर्मली क्लोज होता है ये, ठीक है। तो जब आपकी मोटर ऑफ रहेगी, यानी कि आपकी मोटर बंद रहेगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसा क्लोज रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्लोज है मतलब जब आपका फैन, आपकी मोटर ऑफ है, रन नहीं कर रही है, तो इस समय क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो नॉर्मली ये क्लोज रहता है, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब वर्क करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पर रोटेट करता है ना। जैसे कि वॉशिंग मशीन का ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन में देखोगे ड्रायर होता है। तो जब ड्रायर रोटेट करता है तो उसमें जो पानी होता है वो पानी क्या होता है, बाहर निकलता है ऐसा, ठीक है। या फिर जो दूध में से क्रीम निकालते हैं, ऐसा रई से मथते हैं ना, उसको रई देखे होगे। तो रई से जब मथते हैं तो क्या होता है, उस पर फोर्स लगता है, कहाँ पे, सेंटर से आउटसाइड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है, तो उस एक्सिस पर रोटेट करते समय उस ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स लगेगा, सेंटर से आउटसाइड। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे जो स्विच होता है ये उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करता है। तो इसको कहां पर प्लेस करेंगे, रोटर पर प्लेस करेंगे, है ना। रोटेटिंग पार्ट कौन सा होता है, रोटर होता है। तो रोटर पर प्लेस करेंगे और किसके साथ में सीरीज में कनेक्ट होता है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में सीरीज में कनेक्ट रहेगा। आई बात समझ में सबको, ठीक है। अब यहाँ पे ये नॉर्मली क्लोज है। अब इस मोटर में जो मेन वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है, इन दोनों में जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इन दोनों में क्या फ्लो होगी, करंट। मेन वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगी और स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगी। बट और दूसरा, ये दोनों वाइंडिंग ही क्या करेंगे, अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगी, मेन वाइंडिंग और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। बट अपने को क्या चाहिए,
अपने को चाहिए इन दोनों करंट में फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो स्प्लिट फेज मेथड में क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड है या स्प्लिट फेज मेथड है। तो यदि बोलेगा कि इसमें फेज डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो मेन वाइंडिंग होती है इस मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को क्या रखेंगे? लो। ठीक है, तो मेन वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को लो क्यों रखेंगे? क्योंकि मेन वाइंडिंग जो है ये लगातार सर्किट में कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो जो वाइंडिंग लगातार सर्किट में करंट कनेक्ट है, तो उस वाइंडिंग में लगातार क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। तो उस वाइंडिंग में यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू को लो रखेंगे तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस यानी कि पावर लॉस क्या होगा? कम होगा। तो जब पावर लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी? उसकी हाई होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो कौन सी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो रखेंगे? मेन वाइंडिंग का। बस इतना आपको याद रखना है, इतना याद है तो आगे आपको अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है? मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो, क्योंकि ये वाइंडिंग में लॉस कम होना चाहिए। क्यों लॉस कम होना चाहिए? क्योंकि ये लगातार कनेक्ट रहती है, तो जो लगातार कनेक्ट रहती है उसमें लॉस, कॉपर लॉस कम होना चाहिए, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रखेंगे? लो रखेंगे। अब जिसका रेजिस्टेंस रखेंगे लो, उसका रिएक्टेंस क्या रखेंगे? इसका उल्टा ये, इसका रेजिस्टेंस क्या रखोगे? हाई, और इसका रिएक्टेंस क्या रखोगे? है कि नहीं? आसान याद रखना। ठीक है, अब आपको बताया था डबल केज स्क्विरल केज रोटर, याद है? तो डबल केज स्क्विरल केज रोटर में बताया था जितना डीप में जाते हैं तो उतना क्या होता है? रिएक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जिसका रिएक्टेंस क्या होगा? हाई होगा, तो उसको कहां रखेंगे? स्टेटर स्लॉट्स के टॉप में या फिर बॉटम में? बॉटम में रखेंगे। ठीक है, तो जिसका रिएक्टेंस हाई होता है इस वाइंडिंग को कहां रखते हैं? स्टेटर स्लॉट्स के बॉटम में रखते हैं। बात समझ में आई? और जिसका रिएक्टेंस लो है उसको कहां रखोगे? फिर टॉप में। अब यहां पे अपने को तो ये दोनों वाइंडिंग स्टेटर में ही रखनी है ना, तो एक वाइंडिंग पहले करोगे उसके बाद दूसरी वाइंडिंग करोगे, तो जो वाइंडिंग पहले करोगे वो कौन सी वाइंडिंग होगी? मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। इसको पहले कर दिए तो ये बॉटम में आ गई, उसके बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग को किए तो ये उसके ऊपर टॉप में आ गई। ठीक है, तो इसका रिएक्टेंस क्या होगा? हाई, बॉटम में रखेंगे। इसका रिएक्टेंस क्या होगा? सॉरी, इसका रिएक्टेंस क्या होगा? लो, बॉटम में रखेंगे। और इसका रिएक्टेंस क्या होगा? हाई, टॉप में रखेंगे। आई बात समझ में? इतना। दूसरा आपको पूछेगा कि ये जो दोनों वाइंडिंग है इनकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? दोनों सेम होती है कंस्ट्रक्शन में, मतलब दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स, दोनों का जो वायर का गेज है, क्या वो सब सेम होता होगा? ठीक है, तो नहीं। जिस भी मशीन में, जिस भी सिंगल फेज मोटर में, ठीक है, टू वाइंडिंग्स हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में सीरीज में क्या कनेक्ट है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट है। ठीक है, तो वो जो वाइंडिंग होती है ये वाइंडिंग लेस टर्न, कैसी होगी? ये लेस टर्न। ठीक है, एंड उसके कंपैरिजन में ये कैसी होगी? थिन वायर। इसका वायर पतला होगा इन कंपैरिजन टू मेन वाइंडिंग। वायर पतला होने से रेजिस्टेंस क्या रहेगा? हाई रहेगा। और टर्न्स की संख्या क्या रहेगी? कम। टर्न्स क्यों कम रखेंगे? हम क्यों यूज कर रहे हैं उसको? सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, है ना? उतना ही काम रहता है उसका, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के बाद उसको तो हट जाना है सर्किट में, सर्किट में उसका कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग होती है ना? मैनेजमेंट जो पैसा देती है वो काहे के लिए देती है? पैसा बचाओगे उसका तभी सैलरी देगी वो, है ना? तो पैसा बचाने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे इसके टन्स की संख्या कम रखेंगे तो कॉपर कम लगेगा ना, कॉपर कम लगेगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब कंपनी जो है एक दिन में 1000 फैन बना रही है, यदि एक फैन में 50 रुपया बच गया उसको, तो 1000 फैन में 50,000 रुपया बचा ना उसको। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग मेन होता है, तो इसके लिए इसके टन्स को क्या रखते हैं? वहां पे कम रखते हैं। आई बात समझ में सबको? ठीक है, तो उसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसके टर्न्स कैसे होंगे? तो इसके टर्न्स उसके कंपैरिजन में क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में कैसा वायर होगा? ये थिक वायर होगा। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे दोनों वाइंडिंग की करंट में फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? उनके रेजिस्टेंस रिएक्टेंस की वैल्यू में डिफरेंस रखते हैं, इसलिए इसको क्या बोला? रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड
या सिंपल स्प्लिट फेज मेथड इसको बोलेगा। ठीक है, जब सप्लाई देंगे तो दोनों वाइंडिंग में क्या कॉमन होगी, वोल्टेज, तो दोनों के लिए वोल्टेज कॉमन है। ठीक है, मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस कैसा है, हाई, तो जिसका रिएक्टेंस होता है हाई उसकी करंट वोल्टेज से क्या करती है, लार्ज एंगल से लैग करती है। ठीक है, जिसका रिएक्टेंस होता है कम उसकी वोल्टेज, उसकी करंट वोल्टेज से स्मॉल एंगल से लैग करती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो दोनों वाइंडिंग की करंट के मध्य आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना मिल जाएगा, ये अल्फा डिग्री फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये फेज डिफरेंस लगभग कितना होता है, 30 to 50 डिग्री के लगभग ये फेज डिफरेंस यहाँ पे होता है। और इस एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल मोटर में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि मोटर स्टार्ट होगी, ठीक है, और वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी। तो जब मोटर की स्पीड 70 to 80% ऑफ रेटेड वैल्यू होगी, जब मोटर की स्पीड 70 to 80% ऑफ रेटेड स्पीड होगी, तो उस समय क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा, किसके ऊपर, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऊपर। तो ये जो स्विच होगा, ये स्विच क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसका सिर्फ काम क्या था, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या नहीं होता है, स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसको सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज किया गया। ठीक है, जब मोटर की स्पीड 70 to 80% ऑफ रेटेड स्पीड होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हाई होगा, तो उस समय ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। रनिंग कंडीशन में कितनी वाइंडिंग रहेगी, केवल एक वाइंडिंग, और वो कौन सी वाइंडिंग होगी, मेन वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई सबको। ठीक है, तो यदि यहाँ पे बोलता है कि किसी कारणवश, किसी वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन न हो, ठीक है, मान लो कुछ उसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई है ना, मैकेनिकल स्विच है वो, मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई है, अब वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो वो ओपन नहीं हो पाएगा तो सर्किट में ही कनेक्ट रहेगा। तो जब वह सर्किट में ही कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा, तो इस वाइंडिंग में भी कंटिन्यूअसली क्या फ्लो होते रहेगी, करंट फ्लो होते रहेगी। तो जब उस वाइंडिंग में कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होते रहेगी तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, हाई रेजिस्टेंस होने के कारण आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, हाई होगा। तो मोटर ओवरहीट होगी और टेम्परेचर राइज होते जाएगा, और उसके बाद में एक समय आएगा कि इतना ओवरहीट हो जाएगी कि जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो मेल्ट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, मतलब वो बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। आई बात समझ में। तो पहले तो मोटर ओवरहीट होगी और देन स्टार्टिंग वाइंडिंग वहां पे बर्न हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इस तरह से इस मोटर को हमने स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने इस मोटर को स्टार्ट किया तो देखा कि इसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क है, इस स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी, लो, क्योंकि एंगल यहाँ पे कम है ना। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, एंगल बढ़ने पे, 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है, 0 डिग्री पे 0 होती है, तो 0 से 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी, लो रहेगी। तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है, तो इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है, वो 1.5 टाइम्स ऑफ क्या होता है, फुल लोड टॉर्क होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो लो स्टार्टिंग टॉर्क है, हाई नहीं है, ये कैसा टॉर्क है, लो स्टार्टिंग टॉर्क है। दूसरा देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग करंट क्या होगी, तो स्टार्टिंग करंट जो होगी, ठीक है, स्टार्टिंग करंट किसको बोलेंगे, ये वाली करंट, ये करंट कि स्टार्टिंग के समय मोटर कितनी करंट ड्रॉ कर रही है। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग करंट क्या होगी, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग की करंट का क्या होगी, वेक्टर सम होगी। ठीक है, तो यदि इनका वेक्टर सम यहाँ पे लिया जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपको क्या मिलेगी, मेन करंट है ना, लाइन करंट। तो ये मोटर कितनी करंट ड्रॉ कर रही है, ये करंट ड्रॉ कर रही है, तो ये इसकी स्टार्टिंग करंट होगी। तो इस स्टार्टिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 to 7 टाइम्स ऑफ क्या होगा, फुल लोड करंट होगा। ठीक है, तो टॉर्क
लो है, 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क है, बट करंट 5 to 7 टाइम्स ऑफ क्या है, फुल लोड करंट होती है। आई बात समझ में। दूसरा यदि अपन देखें कि यहाँ पे जो ये करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल है, इस एंगल को क्या बोलोगे, पावर फैक्टर एंगल। तो एंगल पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू क्या है, लार्ज है, तो पावर फैक्टर क्या होगा इसका, पुअर होगा। ठीक है, तो ये जो मोटर होती है, इस मोटर का पावर फैक्टर भी क्या होता है, पुअर होता है। क्लियर सबको। तो इस मोटर का पावर फैक्टर क्या रहेगा, पुअर रहेगा, लो पावर फैक्टर रहेगा। तो आजकल नॉर्मली इस मोटर को यूज नहीं करते हैं, स्टार्टिंग के समय ये सब मशीन्स बनाई गई थी, है ना, आजकल इनका यूज वैसे किया नहीं जाता है। तो इसका मैं आपको यूज नहीं लिखवाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसका यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये जो मोटर होती है, इस मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को, इस मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को कैसे रिवर्स करते हैं, तो सिंपल है, जिस मोटर में भी टू वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है, जिस मोटर में भी टू वाइंडिंग का यूज करेंगे सिंगल फेज में, वहां पे इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स कनेक्ट कर देंगे। जो कनेक्शन ऊपर कनेक्ट है उसको यहाँ पे लाके नीचे कनेक्ट कर दो, जो नीचे कनेक्ट है उसको ऊपर कनेक्ट कर दो। मेन वाइंडिंग को करो या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग को करो, दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स कनेक्ट करेंगे। तो मेन या स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करने पर इसके रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब ये जो मोटर्स होती हैं, यदि इनको हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में कहाँ पे यूज करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर देखो, जब रेफ्रिजरेटर ऑन करते होगे घर में, यदि ऑफ है उसको ऑन करोगे तो एक साउंड आता है, उसमें ऐसा लगता है कोई घूम रहा है ना। तो रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर के अंदर में एक मोटर होती है। ठीक है, तो उस मोटर में यदि हम इस मोटर को यूज करना चाहें, ठीक है, तो वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंप्रेसर के अंदर मोटर होती है, कंप्रेसर पूरा पैक्ड होता है। ठीक है, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे किसका यूज करते हैं, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच के प्लेस पर मैग्नेटिक स्विच, किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक स्विच या फिर मैग्नेटिक रिले का यूज किया जाता है। तो मैग्नेटिक स्विच या फिर मैग्नेटिक रिले का यूज वहां पे करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना, इसको नोट करिए। वेक्टर भी याद रखना है, वेक्टर भी आता है एसएससी वगैरह में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सब नोट कर लिए। चलिए अब इसमें लिखिएगा, उसमें लिखिए, इस मोटर का रोटर स्क्विरल केज टाइप होता है। इस मोटर का रोटर स्क्विरल केज टाइप होता है। ठीक है, तो पहले ही आपको बता चुका हूं मैं, बस एक बार रिमाइंडर के लिए आपको लिए नोट करा रहा हूं। स्टार्टिंग में ही अपन लिखे हैं, जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट किए थे, है ना, तो इंडक्शन मोटर का रोटर कैसा होता है बताया था, स्क्विरल केज। तो ये सब छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है, क्या है ना, ये सब चीजें आप याद रखोगे नहीं, लेकिन पूछ लिया सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर कैसा होता है, ठीक है, तो सोचोगे कि कैसा होता है, लेकिन आपको याद रखना है वो स्क्विरल केज होता है। ठीक है, नेक्स्ट के, इसके स्टेटर में मेन एंड स्टार्टिंग, इसके स्टेटर में मेन एंड स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग होती हैं, दोनों वाइंडिंग होती हैं।
मेन वाइंडिंग large turns, large number of turns, main winding large number of turns, thick wire की होती है, मेन वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिक वायर की होती है। इसे स्टेटर स्लॉट्स के बॉटम में, इसे स्टेटर स्लॉट्स के बॉटम में प्लेस करते हैं, इसे स्टेटर स्लॉट्स के बॉटम में प्लेस करते हैं। इसका रेजिस्टेंस लो एंड रिएक्टेंस हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस लो एंड रिएक्टेंस हाई होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग लेस नंबर ऑफ टर्न एंड थिन वायर की होती है, इसे स्टेटर स्लॉट्स के टॉप में प्लेस्ड करते हैं, इसे स्टेटर स्लॉट के टॉप में प्लेस्ड करते हैं। इसका रेजिस्टेंस हाई एंड रिएक्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई एंड रिएक्टेंस लो होता है। ओके, नेक्स्ट के स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट होता है। यह नॉर्मली क्लोज्ड होता है, यह नॉर्मली क्लोज्ड होता है। ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस मोटर के स्टेटर को, इस मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करने पर, इस मोटर के स्टेटर को सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करने पर स्टार्टिंग एंड मेन वाइंडिंग में करंट फ्लो होती है, और वे फ्लक्स सेटअप करती हैं, और वे फ्लक्स सेटअप करती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हाई रिएक्टेंस के कारण, हाई रिएक्टेंस के कारण, हाई रिएक्टेंस के कारण मेन वाइंडिंग की करंट, मेन वाइंडिंग की करंट वोल्टेज से लार्ज एंगल से लैग करती है,
एंड लो रिएक्टेंस के कारण, लो रिएक्टेंस के कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट, स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट वोल्टेज से स्मॉल एंगल से लैग करती है, वोल्टेज से स्मॉल एंगल से लैग करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दोनों वाइंडिंग की करंट के मध्य, दोनों वाइंडिंग की करंट के मध्य लगभग 30 डिग्री फेज डिफरेंस प्राप्त हो जाता है। इस एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल, इस एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। इस एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंजर के, अच्छा उसी में लिख लो एक लाइन, उसी में लिख लो, टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जब मोटर की स्पीड, जब मोटर की स्पीड रेटेड स्पीड का, जब मोटर की स्पीड रेटेड स्पीड का 70 to 80% होती है, जब मोटर की स्पीड रेटेड स्पीड का 70 to 80% होती है, तो हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है एंड और स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। रनिंग कंडीशन में सर्किट में केवल, रनिंग कंडीशन में सर्किट में केवल मेन वाइंडिंग ही वर्क करती है। रनिंग कंडीशन में सर्किट में केवल मेन वाइंडिंग ही वर्क करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतना सबको? चलिए अब अलग से पॉइंट डाल के लिखिए। फर्स्ट लिखिए लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? लो स्टार्टिंग टॉर्क, वो लिख लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। लो स्टार्टिंग टॉर्क 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। नेक्स्ट हाई स्टार्टिंग करंट, हाई स्टार्टिंग करंट 5 to 7 times of full load current, 5 to 7 times of full load current, high starting current
5 to 7 times of full load current. ठीक है, नेक्स्ट के लो पावर फैक्टर 0.55 to 0.65 लैगिंग, लो पावर फैक्टर 0.55 to 0.65 लैगिंग. ओके, नेक्स्ट के लो एफिशिएंसी 60 to 65%, लो एफिशिएंसी 60 to 65%. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट के यदि किसी कारणवश सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता है, यदि किसी कारणवश सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग ओवरहीट होती है और बर्न हो जाती है. स्टार्टिंग वाइंडिंग ओवरहीट होती है और बर्न हो जाती है, जल जाती है. ओके, नेक्स्ट के इस मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, इस मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए स्टार्टिंग या मेन वाइंडिंग, आइदर स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग या मेन वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करते हैं, दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करते हैं. ओके, और क्या बच गया? एक और लिखिए, रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के स्थान पर या सेंट्रीफ्यूगल स्विच के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल के स्थान पर मैग्नेटिक स्विच या मैग्नेटिक रिले का यूज करते हैं, मैग्नेटिक स्विच या मैग्नेटिक रिले का यूज करते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट सेकंड क्या था, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. तो इस मोटर के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो स्टार्टिंग टॉर्क कैसा है, इसका लो है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा है, लो है. और हमको क्या चाहिए, यदि हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो इस मोटर को यूज वहां पे नहीं कर पाएंगे. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर दूसरी मोटर बनाई गई और उस मोटर को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. ठीक है, बात समझ में आ गई? उस मोटर को क्या नाम दिया गया यहाँ पे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर. तो अब जो ये मोटर होगी इसमें एज इट इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो रहेगा, ठीक है, बट इसके सीरीज में कैपेसिटर रहेगा
और इसके साथ में ही अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग रहेगी। ठीक है, तो ये एक एडिशनली क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, कैपेसिटर, अलग से लिख देते हैं इसको, ये कैपेसिटर है सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर का यूज करेंगे। अब ये जो कैपेसिटर है ये कौन सा कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर है हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। बात समझ में आई? तो इसमें जो कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग जो थी सेंट्रीफ्यूगल स्विच था एज इट इज, अब उस स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में क्या कनेक्ट कर देंगे, एक हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हाई वैल्यू, हाई वैल्यू, तो कितना हाई वैल्यू, तो 50 माइक्रो फैरेड टू सेवरल 100 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो 50 माइक्रोफैरेड से कई 100 माइक्रोफैरेड तक के कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाई वैल्यू कैपेसिटर है। दूसरा कैसा कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है उसको यूज कर सकते हैं अपन डीसी सप्लाई में, एसी सप्लाई में उसको यूज नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है उसका यूज किस में करते हैं अपन, डीसी सप्लाई में। पोलराइज कैपेसिटर होता है, पोलराइज कैपेसिटर मतलब कि इस कैपेसिटर में जो अंदर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो पोलराइज्ड होता है पहले से। तो इस कैपेसिटर में यहाँ पे ऐसा मार्किंग बना होगा, ठीक है, स्टिकर लगा होगा, उस स्टिकर पे ऐसा डैश डैश लगा होगा। तो ये जो टर्मिनल है इसको नेगेटिव से कनेक्ट करना है और इसको किससे कनेक्ट करना है, पॉजिटिव से। यदि उल्टा कनेक्ट कर देते हैं तो इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो ओवरहीट होगा और इतना ओवरहीट हो जाएगा कि कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। जैसे बम फूटता है नहीं, तो वैसे ही कैपेसिटर भी फट जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है किस सप्लाई में यूज करते हैं, डीसी सप्लाई में, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके यहाँ पे यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी परमानेंट यूज नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को। ठीक है, बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है सर्किट में 3 सेकंड से ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है सर्किट में 3 सेकंड से ज्यादा कनेक्ट होना नहीं चाहिए। और इसमें जो ईच ऑपरेशन है, प्रत्येक ऑपरेशन है वो कितने सेकंड का है, 3 सेकंड का है। ठीक है, 3 सेकंड से ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब 3 सेकंड का एक ऑपरेशन हुआ उसका। और 1 आवर में, 1 आवर्स में ये कितने ऑपरेशन करेगा, तो 20 ऑपरेशन। बस में 20 से ज्यादा ऑपरेशन इन 1 आवर नहीं होगा। ठीक है, और ईच ऑपरेशन 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया, 3 सेकंड डिस्कनेक्ट कर दिए, अब तुरंत दोबारा नहीं कनेक्ट करना है। ठीक है, एक बार कनेक्ट हुआ सर्किट में 3 सेकंड तक कनेक्ट रहेगा, फिर डिस्कनेक्ट कर देंगे। 3 सेकंड से ज्यादा डिस्कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो 3 सेकंड हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब दोबारा फिर से कनेक्ट नहीं करना है, अभी वेट करना है आपको। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने मिनट रहते हैं, 60। ठीक है, 20 से डिवाइड करोगे तो 3 मिनट तक आपको वेट करना है वहां पे। 3 मिनट के बाद दोबारा कनेक्ट करना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा। बात समझ में? तो ये जो मोटर होती है इसका यूज कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर में कर सकते हैं, या फिर इसका यूज जो है आपका एयर कंडीशनर होते हैं, एयर कंडीशनर कंप्रेशर होता है ना, रेफ्रिजरेटर में भी कंप्रेशर होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है। तो जो एयर कंडीशनर होता है उसमें भी यूज करते हैं। तो कभी देखोगे जो एयर कंडीशनर में आउटर होता है, जो बाहर रखा होता है एक बड़ा सा, देखे होगे बॉक्स जैसा एयर, है ना, तो कभी भी देखो वो जो है, यदि आपने अपने घर में एयर कंडीशनर को ऑन किया है, ऑन करके उसको ऑफ कर दिया है, फिर दोबारा ऑन करोगे तो उसका आउटर तुरंत चालू नहीं होगा। ठीक है, वो आउटर जो है वो 3 मिनट के बाद ही चालू होगा।
कारण क्या है, कारण यही है कि उसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसमें जो लगा हुआ है वो लगभग होगा 400-300 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर उसमें लगा होगा। ठीक है, तो यदि अपन उसको बार बार ऑन ऑफ करेंगे ना तो क्या होगा, वो कैपेसिटर जो है वो बर्न हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उसी कैपेसिटर को यहां पे हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जैसे पहले देखे थे कि नॉर्मली क्या रहेगा, ये क्लोज, कौन, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये नॉर्मली क्लोज है। अब इसको क्या किए हो, यहाँ पे सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई किए हो। तो जब इसको सिंगल फेज वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग में क्या फ्लो होगी, करंट। जैसे पहले फ्लो हुई थी वैसे अभी भी फ्लो होगी। ठीक है, अब दोनों वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी और दोनों वाइंडिंग अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगी, है ना। उस दिन बताया था दो फेज हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों वाइंडिंग मिलकर क्या करेंगी, सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगी। रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा और रोटर क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अपन देखें यहाँ पे कि होता क्या है कि ये अपनी वोल्टेज है दोनों के लिए, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब मेन वाइंडिंग में कहीं पे कोई कैपेसिटर है क्या, इसको भी तो वोल्टेज सेम मिल रही है पैरेलल में, बट इसमें कैपेसिटर नहीं है। क्या है इसमें, कॉइल है यानी इंडक्टेंस है। तो इसकी करंट जो है वो वोल्टेज से क्या करना चाहिए, लैग करना चाहिए कि लीड करना चाहिए, लैग करना चाहिए। तो इसकी जो करंट है, कौन सी करंट है, ये मेन वाइंडिंग की करंट है। तो ये जो मेन वाइंडिंग की करंट है ये करंट क्या करेगी, वोल्टेज से लैग करेगी। ठीक है, अब कैपेसिटर किस में लगा हुआ है बताओ, तो कैपेसिटर लगा हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग में। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट क्या करेगी, वोल्टेज से लीड करेगी। अब कैपेसिटर लो वैल्यू है या फिर वो हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू है ना। तो हाई वैल्यू है इसका मतलब जो करंट है वो लार्ज एंगल से क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए। तो यहाँ पे जो करंट है वो लार्ज एंगल से इस वोल्टेज से क्या करेगी, लीड करेगी। कौन सी वाइंडिंग की करंट, स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मेन वाइंडिंग इंडक्टिव कॉइल है, उसकी करंट वोल्टेज से लैग करेगी। ठीक है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हाई वैल्यू कैपेसिटर है तो इसकी करंट वोल्टेज से लार्ज एंगल से क्या करेगी, लीड करेगी। तो हमको क्या चाहिए था, फेज डिफरेंस किसमें, स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग की करंट में। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस मिल गया अल्फा। तो यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। तो जब 90 डिग्री होगी तो साइन 90 तो सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है नहीं। तो इस समय स्टार्टिंग टॉर्क साइन 90 के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा। ठीक है, तो ये जो मोटर है ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब मोटर जब स्टार्ट हो रही है तो उस समय ये दोनों करंट वहां पे फ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय यदि देखें कि मेन करंट कितनी होगी, स्टार्टिंग के समय जो ये मेन करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो इन दोनों का वेक्टर सम होगी, है कि नहीं। तो स्टार्टिंग के समय करंट इतनी फ्लो हो रही होगी, स्टार्टिंग के समय मेन करंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय जो मेन करंट है वो लाइन करंट है वो यहाँ पे इतनी फ्लो हो रही होगी। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या हो गई, लेस, कम हो गई। तो पावर फैक्टर स्टार्टिंग के समय क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट रीजनेबल है, बहुत ज्यादा हाई स्टार्टिंग करंट इसकी नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसका पावर फैक्टर भी स्टार्टिंग के समय में क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, अब मोटर स्टार्ट हो गई विद हाई स्टार्टिंग टॉर्क। जब इसकी स्पीड फिर से क्या होगी, 70-80% ऑफ रेटेड स्पीड होगी। तो हाई सेंट्रीफ्यूगल स्विच, हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जब ये स्विच यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कैपेसिटर और ये दोनों वाइंडिंग, ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर ये दोनों क्या होंगे, सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सेम रनिंग कंडीशन में कौन वर्क करेगा, मेन वाइंडिंग वर्क करेगी।
और मोटर अपनी एज अ इंडक्शन मोटर रन करते रहेगी। आई बात समझ में? अब मोटर रन कर रही है, ठीक है। जब ये स्विच ओपन हुआ तो कौन सी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गई? स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो कि करंट को क्या करा रही थी? लीड करा रही थी। उसी के कारण पावर फैक्टर एंगल कम हुआ था, पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ था। जब ये समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी, तो इस सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगी और वो मेन वाइंडिंग की करंट होगी, जो वोल्टेज से क्या करेगी? लार्ज एंगल से लैग करेगी। तो फिर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के समय जो पावर फैक्टर है वो कैसा रहेगा? हाई, बट रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा? पुअर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि रनिंग कंडीशन में केवल क्या रहेगी? इंडक्टिव कॉइल, मेन कॉइल, ठीक है। और इंडक्टिव कॉइल है तो उस समय पावर फैक्टर को क्या कर देगी? वो वहां पे लो कर देगी। आई बात समझ में? अब यदि आपको बोलता है कि किसी कारणवश ये स्विच ओपन ना हो तो अब क्या होगा? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होगा? जल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होगा? वहां पे जल जाएगा, क्योंकि वो कैसा है? वो वहां पे लो ड्यूटी कैपेसिटर है। आप उसको ज्यादा समय तक सर्किट में कनेक्ट नहीं रख सकते हो। 3 सेकंड के अंदर में वो डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। यदि नहीं डिस्कनेक्ट होगा तो वो कैपेसिटर क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा वहां पे। आई बात समझ में? तो इस मोटर में क्या विशेषता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, रीजनेबल या लो स्टार्टिंग करंट एंड हाई पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग बट लो इन रनिंग कंडीशन, ठीक है। इसका यूज आपको याद रखना है, ठीक है। इसका यूज कहां पे करेंगे? तो इसका यूज कहां पे भी बताया? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, ठीक है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके। अब इसमें भी रोटेशन जो है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कैसे रिवर्स करोगे? तो आपको बताया जहां पर भी 2 वाइंडिंग है तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को कैसे रिवर्स करेंगे? तो मेन वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करिए या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स करिए। तो दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करने पर उसके रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो याद रखिए इंडक्शन मोटर में सबसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है? इसी मोटर का होता है ना। इंडक्शन मोटर में सबसे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसी का होता है, ठीक है। अब इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिए इस मोटर के स्टेटर में, इस मोटर के स्टेटर में मेन तथा रनिंग, मेन तथा स्टार्टिंग, मेन तथा स्टार्टिंग, इस मोटर के स्टेटर में मेन तथा स्टार्टिंग दोनों वाइंडिंग होती हैं, दोनों वाइंडिंग होती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ब्रैकेट में लिखिए 50 माइक्रोफैरेड टू सेवरल हंड्रेड माइक्रोफैरेड, हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ब्रैकेट में लिखिए 50 माइक्रोफैरेड टू सेवरल हंड्रेड माइक्रोफैरेड,
हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वोल्टेज अप्लाई करने पर, वोल्टेज अप्लाई करने पर इंडक्टेंस के कारण, वोल्टेज अप्लाई करने पर इंडक्टेंस के कारण मेन वाइंडिंग की करंट, मेन वाइंडिंग की करंट वोल्टेज से लैग करती है एंड हाई वैल्यू कैपेसिटर के कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट, हाई वैल्यू कैपेसिटर के कारण स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट वोल्टेज से लार्ज एंगल से लीड करती है, वोल्टेज से लार्ज एंगल से लीड करती है। नेक्स्ट के दोनों वाइंडिंग की करंट के मध्य, दोनों वाइंडिंग की करंट के मध्य लगभग 90 डिग्री, दोनों वाइंडिंग की करंट के मध्य लगभग 90 डिग्री फेज डिफरेंस प्राप्त होता है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस प्राप्त होता है। इस एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल, इस एंगल की साइन वैल्यू के प्रोपोर्शनल स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है, और मोटर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट की जब इसकी स्पीड, जब इसकी स्पीड रेटेड स्पीड का, जब इसकी स्पीड रेटेड स्पीड का 70 to 80% होती है, जब इसकी स्पीड रेटेड स्पीड का 70 to 80% होती है तो हाई सेंट्रीफ्यूगल स्विच के कारण, हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, तो हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है। इससे स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड कैपेसिटर, इससे स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड कैपेसिटर सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड कैपेसिटर सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। रनिंग कंडीशन में केवल मेन वाइंडिंग
वर्क करती है, रनिंग कंडीशन में केवल मेन वाइंडिंग वर्क करती है। ओके, अब उसमें पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट डाल के लिखिए। फर्स्ट लिखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है 3.5 टू 4.5 ऑफ फुल लोड टॉर्क। ठीक है, इसको लिखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क 3.5 टू 4.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लो स्टार्टिंग करंट, लो स्टार्टिंग करंट, नेक्स्ट हाई पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग, हाई पावर फैक्टर at starting but poor in running, but poor in running। नेक्स्ट के इसमें 50 माइक्रोफैरेड से सेवरल हंड्रेड माइक्रोफैरेड, इसमें 50 माइक्रोफैरेड से सेवरल हंड्रेड माइक्रोफैरेड रेटिंग के हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज करते हैं, हाई वैल्यू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज करते हैं। यह कैपेसिटर 1 आवर में, यह कैपेसिटर 1 आवर में मैक्सिमम 20 ऑपरेशन, यह कैपेसिटर 1 आवर में मैक्सिमम 20 ऑपरेशन करता है एंड ईच ऑपरेशन 3 सेकेंड का होता है। ठीक है, यदि यह कैपेसिटर सर्किट में मोर देन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड से ज्यादा, यदि यह कैपेसिटर सर्किट में मोर देन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड से ज्यादा कनेक्ट रहता है तो बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो बर्न हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट के यदि किसी कारणवश सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता है, यदि किसी कारणवश सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बर्न हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बर्न हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट के इस मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को, इस मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, इस मोटर के रोटेशन के डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए मेन वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग
दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को, दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करते हैं, दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को रिवर्स कनेक्ट करते हैं। ओके, इसका यूज लिखिए, यूज याद रखिएगा। यूज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, ठीक है, कंप्रेशर, कंप्रेशर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, SUMP, सम्प पंप, सम्प पंप, जेट पंप, सम्प पंप, सम्प पंप, जेट पंप आदि में करते हैं, आदि में करते हैं। ठीक है, तो मेन याद रखना है, एयर कंडीशनर वगैरह में इसका यूज किया जाता है ना, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट